हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी को कवर करने जा रहे हैं। उसमें ये गाइस आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीके का पार्ट है, जिसमें पॉलिटी पार्ट है, उसमें हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। तो इसमें हम चार्ट मेजर तो हम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे क्योंकि वही सफिशिएंट बुक है हर एग्ज़ाम्स के लिए, पॉलिटी के लिए। उससे ज़्यादा कहीं पे कुछ मिलेगा भी नहीं है आपको। लेकिन मैं उसको जैसे कुछ मैंने चार्ट या टेबल के द्वारा कर रखा है, तो वो मैं आपको लास्ट में वो भी बताऊंगी कैसे हम इसको अच्छे से मतलब रिमेंबर करने के लिए इसको हम कैसे टेबल चार्ट से कर सकते हैं। तो चलते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज इमरजेंसी प्रोविज़न्स कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लक्ष्मीकांत का है इम्पोर्टेंट है वो मैंने उसमें हाईलाइट कर रखा है और उसको हाईलाइट किए हुए कोई मैं आपको बताऊंगी। जैसे न्यू कमर्स के लिए ये भी ईजी रहेगा कि हमें लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है और उसमें से क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न में जैसे फर्स्ट है ये, जैसे ये कौन से पार्ट में है, तो 18th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन से नंबर आर्टिकल में है, आर्टिकल 352 टू 360। फिर ये दे रखा है जैसे ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड स्टेट गो इनटू the total control of the center. It converts the federal structure into the unitary one and without a formal amendment of the constitution. फिर ये बोल रखा है कि यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये। फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी रहती हैं। तो फर्स्ट जो बोली जाएगी वो नेशनल इमरजेंसी होगी। एन इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352 में है, जिसको हम दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज द नेशनल इमरजेंसी। तो इसको आप हाईलाइट करना है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉय द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप्स। तो इसको मतलब एक्सप्रेशन, वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन क्या बोला जाता है, प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं इमरजेंसी का। एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल बोला जाता है और उसी को स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला जाता है। तो ये आपको कीवर्ड हैं, ये ध्यान रखना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में जो गिवन है, ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। इसको इसकी 2 कंडीशन बताइए। जैसे एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी और क्रेडिट ऑफ इंडिया को थ्रेट होगा, तो उसकी उस कंडीशन पे फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। लेकिन अब तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई नहीं है। जैसे नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, किस बेस पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इज थ्रेटन बाई वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो इसमें ये ध्यान रखना है। फिर है व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, it is known as external emergency. On the other hand, when it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. फिर है a proclamation of the national emergency may be applicable to the entire country or only a part of it. The 44th Amendment Act of the 1976 enabled the president to limit the क्या किया कि स्पेसिफाई पार्ट पे कर दिया था ये इसको, नेशनल इमरजेंसी को। तो वो किससे किया था, 42nd अमेंडमेंट से ये किया था। तो ध्यान रखना है, स्पेसिफाई पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि टोटली फुल इंडिया में हो तभी नेशनल इमरजेंसी बोली जाएगी। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस, फिर ये 44th अमेंडमेंट से इसको क्या बोला गया, आर्म्ड रिबेलियन बोला गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की बजाय। फिर जैसे द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम इन नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ये यहाँ पे बोल रखा है। जैसे इससे पहले ये वैसे कर सकता था, मतलब दिस मीन्स दैट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द अक्रेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो रिटर्न जब कैबिनेट रिटर्न में रिकमेंडेशन देगा तभी
प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर सकता है। फिर फर्दर इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज। ये मेलाफाइड ग्राउंड पे इसका जुडिशियल रिव्यू है, ये बोला गया कि इसको चैलेंज भी कर सकते हैं हम। फिर है जैसे कौन कौन से मेलाफाइड और दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रानियस और इररिलेवेंट फैक्ट और इट्स absurd और परवर्स। तो इसको मतलब यही है कि इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। फिर है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी एन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट issue. Originally, the period allowed for approved by the Parliament was 2 months, but it was reduced by the 44th Amendment Act. ये अब क्या हो गया, 1 month में आपको अप्रूवल देनी है। इसमें पहले 2 month था, तो 44th से ये वो हो गया है कि 1 month इसका पीरियड कर दिया गया है। फिर ये क्या दे रखा है, the Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation. Then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha. After its reconstitution, the provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. If approved by both the House of Parliament, the emergency continue for 6 months and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every 6 months. This provision for periodic parliamentary approval was also added by 44th Amendment Act. ये भी जैसे बार बार इसको 6 months में periodically अप्रूवमेंट देना था पार्लियामेंट्री, ये भी 44th Amendment से आया था। फिर जैसे every resolution approving the proclamation of emergency or its continuation must be passed by either house of the parliament by a special majority, that is a majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting. तो ये ध्यान रखना है आपको। एक तो कंडीशन क्या होगी, स्पेशल मेजोरिटी जो रहेगी उसमें नोट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और सेकंड केस रहेगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोली जाती है, जो कि उसमें 50% मतलब मोर देन 50% हैं वो प्रेजेंट एंड वोटिंग रहेंगे उसमें। तो 2 कंडीशन रहती हैं ये। फिर है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। कैसे करेंगे हम रिवोकेशन करनी है तो उसमें एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इफ़ द लोक सभा पासिस ए रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। उसके लिए फिर मस्ट हो जाएगा अगर लोक सभा इसको पास कर देती है रेजोल्यूशन का डिसअप्रूव करने का। फिर 44th Amendment Act of 1970 also provided that where 1/10 of total numbers of member of Lok Sabha give a written notice to Speaker or to the President if the House is not in session, a special sitting of the House should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of the proclamation. A resolution of disapproval is different from a resolution approving the continuation of a कैसे बता रहा है ये, the first one is required to pass by the Lok Sabha only while the second one needs to pass by the both house of the parliament. क्या है इसमें, अगर disapproval करना है तो उसमें क्या होगा कि ओनली लोकसभा कर सकती है, वाइल द सेकंड अगर अप्रूवल करना है तो उसमें दोनों हाउस का पार्लियामेंट के दोनों हाउस का पास करना मस्ट है। द फर्स्ट वन इज़ टू बी अडोप्टेड बाई डिसअप्रूवल का बोल रहा है बाई सिंपल मेजोरिटी ओनली, वाइल द सेकंड स्पेशल मेजोरिटी, मतलब अप्रूव करना है तो उसको सेकंड स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो आपको इस टाइप से इसमें क्लासिफिकेशन कर लेनी है, जैसे डिसअप्रूवल का है और अप्रूवल का है। अप्रूवल में स्पेशल मेजोरिटी रहेगी, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी रह जाएगी। यहाँ पे लोकसभा ओनली इसको डिसअप्रूव कर सकती है, यहाँ पे बोथ हाउस का पार्लियामेंट के बोथ हाउस का मतलब अप्रूवल देना मस्ट है। तो इस टाइप से आप टेबल में थोड़ा ध्यान रहेगा, क्योंकि जो वर्ड्स रहते हैं उनमें कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा। फिर इफ़ेक्ट्स क्या हैं नेशनल इमरजेंसी के, उसमें चलते हैं हम। जैसे
सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। एग्जीक्यूटिव है वो सारे मतलब जो भी एनी मैटर होगा वो सेंटर के कंट्रोल में चला जाता है। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर थ्रू दे आर नॉट सस्पेंडेड। लेजिस्लेटिव पे क्या होगा, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ऑल्दो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन इस सस्पेंड नहीं होंगी, लेकिन लॉ बनाने की पावर उसमें सेंटर के कंट्रोल में हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स यूनिटरी रादर देन द फेडरल। सेंटर के कंट्रोल में जा रही है तो यूनिटरी हो जाता है। फिर इसी टाइप से चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें फाइनेंशियल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। द प्रेजिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। such modification continue till the end of the financial year in the which the emergency ceases to operate। मतलब इसमें भी प्रेसिडेंट के हाथ में पावर आ गई है, सेंटर के हाथ में है मतलब। और इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेगा वो इमरजेंसी अगर सीज हो जाती है तो भी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो चलती है। फिर इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। ये है वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इस नॉर्मल टर्म 5 years बाई ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम फॉर लेंथ ऑफ। तो लोकसभा का क्या होगा 1 year के लिए एक्सटेंड होगी, और जो नॉर्मल जो नेशनल इमरजेंसी रहती है वो वंस एट ए टाइम क्या होगी 6 month के लिए एक्सटेंड होती है। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 month आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। तो और ये है। फिर इफ़ेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट क्या होगा। आर्टिकल 358 और 359 है, वो बोल रहा है कि आर्टिकल 358 क्या कह रहा है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 वाइल आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। एक्चुअल में ये क्या है 358 है वो ये बोल रहा है कि 19 आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो। और 359 क्या कह रहा है कि 20 और 21 इनको छोड़ के जो अदर फंडामेंटल राइट्स होंगे उसको प्रेसिडेंट वो कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है। तो यही गिवन है इसमें 19 है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट आर्टिकल 90 ये देखो व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव एंड कम्स इनटू इफेक्ट। अगर सीज हो जाती है वापस से डिसअप्रूव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 19 फोर्स में आ जाता है। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 restricted the scope of article 352 in 2 ways. Firstly, the 6 fundamental right under article can be suspended only national emergency is declared on the ground of war and external aggression, not on the ground of armed rebellion. ये ध्यान रखना है। Secondly, only those laws which are related with the emergency are protected from being challenged and not other laws. Also, executive action taken only under such law is protected. तो एक्सटर्नल आर्म्ड रिबेलियन के केस में ये नहीं होगा, आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा। ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन है तो ही 19 वो होगा, सस्पेंड होगा। फिर सेकंड में क्या केस में क्या कह रहा है कि जो भी इससे सेकंड ओनली दोज लॉ विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉज। तो जो भी इससे रिलेटेड होंगे इमरजेंसी से वो ही प्रोटेक्टेड होंगे कि उनको चैलेंज ना कर सकें। अदर हम मतलब कुछ अदर लॉज होंगे वो चैलेंज नहीं कर मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। फिर सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स हैं 1959 का, उसमें यही बोल रखा है जो मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स आर एज सच आज नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट, मतलब इन्फोर्समेंट को कंट्रोल करता है, सस्पेंड नहीं होते हैं। द सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक। जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 restricted the scope of Article 59 in 2 ways. Firstly, the President cannot suspend the right to move
the Code for Enforcement of Fundamental Rights guaranteed by Article 20 and 21. In the other words, right to protection in respect of conviction of offences, Article 20, and the right to life and personal liberty, Article 21 remain enforceable even during emergency. वही बोला ना, 20 और 21 है वो लाइव रहते हैं और उनको मतलब चैलेंज नहीं कर सकते अगर इन्फोर्समेंट उनका लेके आना है तो. सेकेंडली, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द एमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट अदर लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच ए लॉ इज़ प्रोटेक्टेड. फिर 358 में और 359 में इन्होंने डिस्टिंक्शन पूछ रखा है ये क्या है. तो उसमें यही है कि 358 में है वो आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है. 359 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड, ओनली एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 358 है वो इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी होगा when the emergency declared on the ground of war or external aggression, not in case of internal emergency or armed rebellion. मतलब 358 है वो ओनली इंटरनल एमरजेंसी एक्सटर्नल एमरजेंसी के केस में होगा, इंटरनल एमरजेंसी के केस में नहीं होगा. आर्टिकल 359 ऑन द अदर हैंड ऑपरेट्स इन केस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एमरजेंसी. फिर है 358 सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर द entire duration of emergency, while 359 suspend the enforcement of fundamental right for a period specified by president. Article 358 extend to the entire country and 359 है वो extend to the entire country or may be part of it. 358 है वो suspend article 19 completely, while article 359 does not empower the suspension of enforcement of the article 20 or 21. फिर है और ज़्यादा इसमें कुछ. देर इज ऑल्सो ए सिमिलरिटी बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359. बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू द एमरजेंसी, नोट अदर लॉज, एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच ए लॉ इज प्रोटेक्टेड बाई बोथ. फिर डिक्लेरेशन मेड सो फार कब नेशनल इमरजेंसी आई है 62 से 71 और 75 में. तो ये है जैसे थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन जून 75. बोथ द सेकेंड एंड थर्ड प्रोक्लेमेशन वर रिवोक्ड इन मार्च 77. कंटिन्यूएशन में चलती रही. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल के ग्राउंड्स क्या हैं इम्पोजिशन के. आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provision of the constitution. तो ये कंडीशन है, अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का है प्रोविज़न है. उसमें क्या बोला है कि आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure the government of every state is carried out in accordance with the provision of the constitution. फिर है आर्टिकल 356 में in case of failure of constitutional machinery in state, this is popularly known as president rule और state emergency और constitutional emergency ये बोला गया है. तो भी ये सेकंड कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल लगने का प्रोविज़न है. फिर The president rule can be proclaimed under Article 356 on two grounds, one mentioned in Article 356 itself and another in 365. फिर Article 356 empower the president to issue a proclamation if it is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution. ये मैंने बताया कि अगर स्टेट है अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोविज़न कर रहा है तो ये प्रेसिडेंट रूल का लगने का चांस है. नोटेबली द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन ए रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज टू. रिपोर्ट करे या ना करे गवर्नर, अदरवाइज भी प्रेसिडेंट रूल लगने का प्रोविज़न है. आर्टिकल 365 सेज that whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from the center, second condition ये है, it will be lawful for president to hold that a situation has arisen in which government of the state cannot be carried out in
अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 है, जैसे एक तो सेंटर की डायरेक्शन पे अगर काम नहीं कर रहा है स्टेट, तो वो है 365 में, तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा उसमें। 355 में क्या है, सेंटर का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी स्टेट है वो प्रोविज़न के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम करे। तो दोनों कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इसका फिर अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या है, 2 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एंड फर्स्ट ये प्रोक्लेमेशन कब तक सर्वाइव रहेगा, सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। फिर है, इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 months, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। तो ये ध्यान रखना है, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम है वो 6 month होगा और मैक्सिमम क्या होगा 6 year होगा। लेकिन वो कंडीशन बोली गई है कि एवरी 6 month में अप्रूवल होगा, किससे, पार्लियामेंट से होगा। फिर every resolution approving the proclamation of president rule or its continuation can be passed by either house of parliament only by a simple majority से होगा इसमें, that is a majority of member of that house present and voting। फिर 44th amendment act of 1978 introduced a new provision to put restraint on the power of parliament to extend a proclamation of the president rule beyond 1 year। Thus, it is provided that beyond 1 year, the president rule can be extended by 6 months at a time, only when the following 2 conditions are fulfilled। पहले क्या था, 1 year था, अब ये 3 year इसलिए कर दिया। 44th amendment से 3 year का प्रोविज़न आया है इसमें। 2 conditions क्या हैं, a proclamation of national emergency should be in operation in the whole of the India or in the whole or any part of state। एक तो नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, या तो पूरे इंडिया में चल रही हो, या फिर किसी भी स्टेट के पार्ट में चल रही हो, तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। फिर है, द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी। इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं करवा सकते उस टाइम पे, तो भी प्रेसिडेंट। 2 कंडीशन है फिर, एक तो नेशनल इमरजेंसी किसी पार्ट में या चाहे फुल इंडिया में, या फिर सेकंड कंडीशन है कि इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शंस कंडक्ट ना करवाए हों। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच ए प्रोक्लेमेशन डू नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फिर है कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके प्रेसिडेंट रूल के, एक तो ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। तो ये ध्यान रखना है कि गवर्नर की और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसकी। ही कैन टेक अप द फंक्शंस, ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाई, पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला जाता है लॉ बनाने का जो भी प्रोविज़न है उसका। फिर ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बडी और अथॉरिटी इन द स्टेट्स। तो ये भी ध्यान रखना है। Therefore, when a president's rule is imposed in the state, the president dismisses the state council of ministers headed by chief minister। डिसमिस हो जाएगा, COM है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी डिसमिस कर सकता है। दिस इज़ द रीजन वाई ए प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज पॉपुलरली नोन एज द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन, मतलब पावर ज़्यादा प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के जो लॉ बनाने की है वो पार्लियामेंट के पास रहती है, तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है इसको। When the state legislature is thus suspended or dissolved, the parliament can delegate the power to make law for the state to president or any other authorities specified by him in this regard. Parliament, or in case of delegation of the president or any other specified authority, can make the law conferring power and imposing duty on center or its officer and authorities। ये भी ध्यान रखना है, इसके ऑफिसर्स के हैं उन पे भी ड्यूटी इम्पोज कर सकता है। द प्रेजिडेंट कैन अथोराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सेक्शन बाय द पार्लियामेंट। इसके जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है उसका भी एक्सपेंडिचर प्रेजिडेंट अथोराइज करता है फिर उसमें, जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो। द प्रेजिडेंट कैन परमलगेट व्हेन द पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, ऑर्डिनेंस भी वहाँ के ऑर्डिनेंस भी बना सकता है स्टेट, उस स्टेट के। फिर क्या कर सकता है, कंसोलिडेटेड फंड से जो भी मनी एक्सपेंडिचर देना है वो भी अथोराइज कर सकता है अगर लोकसभा नहीं है तो। और फिर
जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं तो उनसे रिलेटेड जो लॉ वगैरह हैं उनका भी कंट्रोल पार्लियामेंट के उसमें चला जाता है। अगर प्रेसिडेंट डेलीगेट कर रहा है तो प्रेसिडेंट के हाथ में। और ये भी है, ये जैसे जो भी उसके लॉ वगैरह बनाने हैं वहाँ पे स्टेट की, तो वो भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता है। ए लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इन और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द president rule. This means the period for which such a law remain in force is not coterminous with the duration of proclamation. मतलब वो लास्ट तक चलता है। अगर वो प्रेसिडेंट रूल सीज हो गया है तो भी उसके बाद भी ये चलता रहता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बट इट कैन बी रिपील्ड और ऑल्टर्ड और री इनेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर। वो चाहे तो वो कर भी सकती है इसको इनेक्ट। It should be noted that here that the president cannot assume to himself the power vested in the concerned state high court or suspend the provision of the constitutional relating to it. तो प्रेसिडेंट कैनॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न, मतलब ये है कि स्टेट हाई कोर्ट और जो भी इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड है हाई कोर्ट से, उसकी पावर स्टेट के पास ही रहती है, कोर्ट की पावर नहीं ली जाती प्रेसिडेंट से। अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्टेटस पावर एंड फंक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। फिर इसमें जैसे इसकी डिफरेंस बता रखा है 352 में और 356 में क्या है नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में। तो क्या फर्स्ट क्या है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रेटन। इसमें क्या होगा, एक ही स्टेट में हो जाएगा, कोई भी स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पे नहीं कर रहा है। फिर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंटिन्यू टू फंक्शन, इसमें COM है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो भी पावर हो वो सेंटर के पास चली जाती है। अंडर दिस द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट enumerated in state law only by itself, thus it is cannot delegate the same to any other body or authority. Under this parliament can delegate the power to make law for the state to the president or to any other authority. यहाँ पे डायरेक्टली पार्लियामेंट बनाएगा यहाँ पे लॉ और यहाँ पे डेलीगेट कर सकता है किसको, प्रेसिडेंट और या कोई भी अदर अथॉरिटी को डेलीगेशन दे सकता है। सो फार द प्रैक्टिस हैज़ बीन फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक लॉ फॉर द स्टेट इन कंसिडरेशन विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द दैट स्टेट, सच लॉ आर नोन एज प्रेसिडेंट्स एक्ट। फिर है देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब, यहाँ पे इसका पीरियड कोई प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यहाँ पे 3 ईयर है मैक्सिमम लिमिट्स। फिर है अंडर दिस द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर विद द ओल्ड स्टेट undergoes a modification. Under this relationship only that state have the emergency with the center undergoes a modification. Every resolution of parliament approving its proclamation, ये स्पेशल मेजोरिटी से होती है और ये सिंपल मेजोरिटी से होगी। ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता फंडामेंटल राइट पे। लोकसभा कैन पास रिजोल्यूशन फॉर रिवोकेशन, लोकसभा रिवोकेशन के लिए पास करती है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये डिफरेंस इसका मेजर ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इसमें हाँ फिर ये दे रखा है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 फाइनल एंड कंक्लूजन which could not be challenged in any court on any ground, but this provision 44 से क्या कर दिया, जुडिशियल रिव्यू लेके आ गए और इसको चैलेंज कर सकते हैं आप इस ग्राउंड को। फिर है बोमाई केस है, द फॉलोइंग प्रोविजन हैज़ बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356। The presidential proclamation imposing president's rule is subject to judicial review. The satisfaction of president must be based on relevant material होना चाहिए, and the action of the president can be struck down by the court if it is based on irrelevant or extraneous ground, or if it was found to be malified or perverse. The burden lies on the center to prove that relevant material exists to justify the imposition of प्रेसिडेंट। सेंटर पे बर्डन करता है कि उसको प्रूव करे रिलेवेंट मटेरियल है या नहीं है। फिर 6th है जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज अप्रूव द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी उसी टाइम पे ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होगी।
द पावर अंडर आर्टिकल 356 इज एक्सेप्शनल पावर शुड बी यूज ओनली ओकेजनली, ये ओकेजनली होना चाहिए। फिर है प्रॉपर इन प्रॉपर कौन सी केस हैं, जब नो पार्टी सिक्योर है मेजोरिटी वोट, उसको क्या कहेंगे, हैंग असेंबली, उस टाइम पे हम प्रेसिडेंट वोट है वो प्रॉपर होगा, प्रेसिडेंशियल सॉरी इमरजेंसी है वो होगी प्रॉपर होगी। वेयर द पार्टी हैविंग ए मेजोरिटी इन द असेंबली डिक्लाइन टू फॉर्म ए मिनिस्ट्री, मेजोरिटी होगी वो डिक्लाइन कर दे मिनिस्ट्री बनाने के लिए, गवर्नर कैन नॉट बी फाइंड ए कोलिशन ना हो तो भी प्रॉपर माना जाएगा। व्हेन ए मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड, सेंट्रल ये तो उसमें आर्टिकल में ही मेंशन है। इंटरनल सबवेंशन वेयर फॉर एग्जांपल ए गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ और फॉर्मिंग ए वायलेंट रिवोल्ट। Physically breakdown where the government willfully refuses to discharge its constitutional obligation, endangering the security of the state. Improper क्या होगा, without probing the possibility of forming an alternative ministry, कुछ मतलब उसमें सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री है वो बन सकती है नहीं। वेयर द गवर्नर मेक्स हिज ओन असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट फॉल्स रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो गवर्नर सॉरी। where the ruling party enjoying majority support in assembly has suffered a massive defeat in general election to Lok Sabha such as in 1977 और 80 में ये ऐसा केस हुआ है। फोर्थ है इंटरनल डिस्टर्बेंस नोट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्शन और फिजिकल ब्रेकडाउन। फिफ्थ है फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री और स्ट्रिंग एंड फाइनेंशियल एग्जेंसी ऑफ स्टेट। Sixth, where the state government is not given prior warning, rectify its except in case of extreme urgency leading to disastrous consequences। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके ग्राउंड्स क्या है, आर्टिकल 360 में इसका मेंशन है। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज़ अराइजन ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट टेरिटरी थ्रेटन। आर्टिकल 3 क्या है कि इसमें दो कंडीशन बोला गया है, या तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया को थ्रेट हो, कोई भी या तो किसी पार्ट में या फिर वॉल ओवर इंडिया में। द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनल, कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, but this provision was subsequently deleted by 44th amendment। तो ये हर किसी चीज़ का अब जुडिशियल, तीनों इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू है 44th अमेंडमेंट एक्ट से, तो इम्प्लाइंग दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट टू बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months, ये भी 2 months है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। However, it is proclamation emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months। Then the proclamation survive until 30th days from the first sitting of the Lok Sabha। फिर है रिवोकेशन क्या है, once approved by both house of parliament the financial emergency continue definitely till it is revoked। This implies two things, there is no maximum period prescribed and repeated parliamentary approval is not required for its continuation। The resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament only by a simple majority होगा, 2 month के अंदर करना होगा। A proclamation of financial emergency may be revoked by president at any time by a subsequent proclamation। Such proclamation does not require the parliamentary approval। इफेक्ट्स क्या हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एज आर स्पेसिफाइड बाई इट एंड टू डायरेक्शन एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पज। Any such direction may include a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all and any class of persons serving in the state and the reservation of money bills other financial bill for consideration of president after they are passed by the legislature of the state। तो सैलरी का प्रोविज़न होगा कि उसको रिडक्शन कर सकते हैं, कोई भी स्टेट में जो भी
पर्सन सर्विंग है। और दूसरा है कि गवर्नर के लिए मनी बिल होगा, वो उसको प्रेसिडेंट के लिए उस रिजर्वेशन जो भी बिल रहेंगे, मनी बिल होंगे, वो कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए पुट अप रखे जाते हैं वो, और उसकी कंसेंट के साथ में पास होते हैं। फिर द प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज अलाउंसेज ऑफ ऑल एंड एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी भी सैलरी और अलाउंसेज है रिडक्शन हो जाती है, जज सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस की। और फिर है नेक्स्ट, अब तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लागू नहीं हुई है। क्रिटिसिज्म क्या है इमरजेंसी के, द फेडरल करेक्टर है वो इफेक्ट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, द पावर ऑफ द स्टेट बोथ यूनियन एंड वो सेंटर के हाथ में चली जाती है। फिर है द प्रेसिडेंट विल बिकम ए डिक्टेटर हो जाएगा, द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलीफाइड, fundamental rights will become meaningless and as a result the democratic foundation of the constitution will be destroyed. Right guys, अब मेन चीज़ आती है कि आपको कैसे इसको जैसे इजीली आप इसको याद कर सकते हैं कैसे। तो ये इस टाइप से मैंने टेबल बनाई थी और मैं इस टाइप से इसको याद करती थी। टाइप ऑफ इमरजेंसी हैं, जैसे ये यहाँ पे टाइप ऑफ इमरजेंसी है, फिर ग्राउंड है, प्रोक्लेमेशन अप्रूवल कितने टाइम की है और कितने टाइम इसका कौन सी मेजोरिटी से, फिर ड्यूरेशन है कितने टाइम के लिए रहेगी, इफेक्ट क्या रहेगा फंडामेंटल राइट पे, लेजिस्लेशन पे और यूनियन स्टेट रिलेशन पे। तो चलते हैं हम, जैसे नेशनल इमरजेंसी है वो कब कब आई थी, 1972, 1975 में। फिर इसके ग्राउंड क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ये पहले क्या था, आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, 44 से क्या है, आर्म्ड रिबेलियन बोला गया इसको। फिर है प्रोक्लेमेशन एंड अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल कौन सा है, 352 है, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल है। एक्सटर्नल कौन से होंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन और वार होगा, और इंटरनल में क्या होगा, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए कहीं पे भी। तो इसमें क्या होगा, 1 मंथ के लिए मतलब 1 मंथ में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए इसमें, और किससे चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए। फिर प्रेसिडेंट रूल है, ये आप उस जो मेजोरिटी का पार्ट दे रखा है, मैंने मेजोरिटी की क्लास ले रखी है, उसमें आप जाकर देख लेना, उसमें जो भी कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन उसमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए। कौन सी, एक तो प्लस एब्सोल्यूट और नॉट लेस दैन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो कंडीशन इसमें लगेगी। फिर है ड्यूरेशन क्या रहेगा, इनडेफिनेट टाइम है, लोकसभा का 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है, और इसमें 6 मंथ में अप्रूवल चाहिए होती है, जो इमरजेंसी है उसकी अप्रूवल। और टर्म ऑफ लोकसभा 1 टाइम कितनी बार, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर फंडामेंटल राइट है वो 358 क्या कह रहा है कि 19 है आर्टिकल, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और 359 आर्टिकल क्या कह रहा है कि इसमें 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे। कौन करेगा उसको, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होता है। फिर है लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, इसमें कोई भी वो नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। और लेकिन क्या है कि वो यूनियन है वो प्रिवेल करती है, उसकी पावर प्रिवेल करती है। यूनियन स्टेट रिलेशन में क्या होगा, यूनियन की पावर है वो लॉ बनाने की, वो उसमें हाई हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट रूल है इसी टाइप से, स्टेट इज़ नॉट एबल टू अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ना करे। 355 है आर्टिकल और 365 है। एक तो 355 में कि गवर्नमेंट है वो सेंटर की ड्यूटी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम कराए, और 365 है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी डायरेक्शन पे काम नहीं कर रही है, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है उस पर काम नहीं कर रही है। तो ये प्रेसिडेंट रूल लगाने का प्रोविज़न है। सेकंड क्या है कि 2 मंथ की अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 मंथ के अंदर अप्रूव होनी चाहिए, किससे, सिंपल मेजोरिटी से होगी। फिर है मिनिमम इसका 6 मंथ टाइम पीरियड है, मैक्सिमम कितना 3 ईयर में। 3 ईयर में क्या है कि 1 ईयर में अप्रूवल चाहिए, इसमें अप्रूवल चाहिए, पहले 1 ईयर थी लेकिन इसमें 44th अमेंडमेंट से इसका क्या कर दिया, 3 ईयर कर दिया है। फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंडामेंटल राइट पे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन SLA और ये डिज़ोल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और यूनियन के पास पावर लॉ बनाने की आ जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, नॉट कैरिंग आउट फाइनेंशियल फंक्शन नॉर्मली,
उसमें यही है कि उसकी जो क्रेडिट है उसको इफ़ेक्ट हो रहा हो, इंडिया का क्रेडिट है उसको इफ़ेक्ट हो रहा हो, या फिर जो फाइनेंशियल वो मिशनरी प्रोविजंस हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तो ये 2 कंडीशन है उसमें। फिर है इसका भी 2 मंथ पीरियड है, उसमें 2 मंथ में पार्लियामेंट को अप्रूवल देनी रहती है, सिंपल मेजोरिटी से होती है। और फंडामेंटल राइट्स का और ये मैक्सिमम या इंडेफिनेट है ये, वैसे इसमें कोई पीरियड वैसे मेंशन नहीं किया हुआ है। इस पर फिर फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और यूनियन पावर है वो प्रिवेल करती है। यहाँ पे जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो सारी यूनियन के पास पावर चली जाती है। फिर जैसे ये मैंने इकट्ठा कर रखा है कि 44th अमेंडमेंट से इसमें कौन कौन से इमरजेंसी रिलेटेड कौन से प्रोविज़न आए हैं। एक तो क्या है कि प्रेसिडेंट को रिटर्न में कैबिनेट रिटर्न में देगा, तभी प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को। तो कैबिनेट से रिटर्न में एडवाइस आएगी तभी प्रेसिडेंट करेगा, ये 44 से आया। फिर प्रेसिडेंट इसको रिकन्सिडरेशन के लिए एक बार बोल सकता है, ये वर्ड भी 44 से आया। 1 मंथ का प्रोविज़न है नेशनल इमरजेंसी का, वो भी 44 से आया। और रिटर्न वाला भी ये भी मैंने बता ही दिया जैसे। फिर है स्पेशल मेजोरिटी से पहले 1 मंथ था, पहले 2 मंथ था, अब ये 1 मंथ हो गया, ये भी इसी से, तो ये ध्यान रखना है। फिर ड्यूरेशन क्या है लोकसभा का, एक्सटेंड फॉर 1 ईयर। ये जो लास्ट के 2 पेज हैं, तो ये जो एसएससी सीजीएल और ये आईएएस का जो एग्ज़ाम रहता है इंजीनियरिंग का, या फिर कोई अदर स्टेट में जो लोकल एग्ज़ाम्स रहते हैं स्टेट पीसीएस के, तो उसमें जो भी जहाँ पे जिक्र पार्ट है उससे ज़्यादा, इन 2 पेज से ज़्यादा वहाँ पे पूछेंगे नहीं आपसे। जो मैंने पहले लक्ष्मीकांत से करवाया है वो आपको यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस का जो जैसे एचसीएस का एग्ज़ाम है या आरपीएससी का आरएस का एग्ज़ाम है, उनमें से जो पहले मैंने करवाया उनमें से इन एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन जो छोटे एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें इन 2 पेज से ज़्यादा कहीं नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है कि एक तो यही पूछा जाता है कितने मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी से होता है, कितने मंथ में अप्रूवल होगा, या फिर कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में है। ये स्मॉल वाले एग्ज़ाम में ये इतना ही आता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा पूछते नहीं है। फिर जैसे लोकसभा का टर्म है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड होता है 1 टाइम में। और फिर है जैसे कॉन्टीन्यूटी कैन बी एक्सटेंडेड, लोकसभा का 1 ईयर 1 और इमरजेंसी 6 मंथ एट ए वंस, ये भी मैंने बता दिया। जैसे प्रेसिडेंट रूल है मैक्सिमम है वो 3 ईयर के लिए, और 2 कंडीशन है उसमें, एक तो इलेक्शन कंडक्ट ना कर पाए, और नेशनल इमरजेंसी है कंटिन्यू रहे। आफ्टर 1 ईयर फिर से मतलब इसका चेंज होता है, अप्रूवल चाहिए होती है 1 ईयर के बाद में। फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ बट यूनियन पावर प्रिवेल्स, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हो लॉ बना सकते हैं, लेकिन यूनियन पावर है वो प्रिवेल करती है। यूनियन लेजिस्लेशन कैन मेक लॉ एज्यूम कंसिडर, वही है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता है बाद में, इमरजेंसी के सीरियस होने के बाद में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कंप्लीट इमरजेंसी प्रोविज़न को कर लिया। नेक्स्ट मैं शायद प्रेसिडेंट रूल के साथ आ रही हूँ आपको। इससे पहले मैं जो मेजोरिटी वाला पार्ट है पॉलिटी का वो भी मैंने करवा दिया है सिंपल उस तरीके में, वो आप जाकर देख लेना इस वीडियो में।